नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर से सरकारी महकमों में हलचल पैदा कर दी है। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जांच एजेंसी का दावा है कि अभियंता के पास करीब 3.89 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति मिली है जो कि उनके ज्ञात आय से लगभग 103% अधिक है। जी हाँ, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। तो इस पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर बताइए कि क्या ईओयू की ये जो कार्रवाई है बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सख्त संदेश मानी जानी चाहिए तब? अब बिल्कुल निश्चित रूप से यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है जब किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है और उसके खिलाफ कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की जाती है तो इसका असर पूरे प्रशासनिक तंत्र पर पड़ता है। और यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि यह संकेत भी देता है कि जांच एजेंसी अब बड़े अधिकारियों तक पहुंचने से पीछे नहीं हट रही है। आप समझ लीजिए। और हालांकि सिर्फ छापेमारी कर देना ही पर्याप्त नहीं है, यह बात भी सही है। जनता की नज़र इस बात पर होगी कि जो जांच है वो कितनी निष्पक्ष होती है और क्या अंततः दोषी साबित होने पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। अक्सर देखा जाता है कि कई मामलों में शुरुआती कार्रवाई सुर्खियां बनती हैं लेकिन अंतिम परिणाम सामने आने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए इस कार्रवाई की वास्तविक सफलता उसके अंतिम निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार का ये मामला कोई नया तो है नहीं। बहुत आपने देखा होगा कि हालिया के दिनों में बहुत तरह के ऐसे भ्रष्टाचार के सामने आए हैं। ऋषि सूरी प्रकरण तो आपने देखा ही है जिसमें कई आईएएस अधिकारियों की भी गर्दन फंसी हुई है। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए ऐसे सरकारी पदाधिकारी बार बार इस तरह की करतूत करते हैं, अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन चलिए, उनकी नियति बन गई है भ्रष्टाचार करना, वो तो भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन जब उनका ये भ्रष्टाचार उजागर होता है, जब जनता के नजर में आता है, तब ये जिम्मेवारी बन जाती है सरकार की और एजेंसियों की कि निष्पक्ष जांच करके ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता के नजर में ये विश्वास बहाल हो सके कि भाई अगर गलती किसी ने की है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर यहाँ भी अगर कोई गलती अगर कोई करेगा तो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी सर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसियां किन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देता है? और देखिए रिया, ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों का मुख्य जो उद्देश्य है यह पता लगाना होता है कि संबंधित अधिकारी की घोषित आय और उसके पास जो मौजूद संपत्तियों के बीच कितना का अंतर है। और इसके लिए वो बैंक खातों, जमीन जायदाद, निवेश, शेयर, बीमा, पॉलिसी, नगद लेन देन, परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों की जांच की जाती है। भाई तभी तो पता चलेगा ना कि आपके पास कितनी संपत्ति है। क्योंकि आप की अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह आपकी मान लिए कि 10,000 रुपये है तो साल में आपकी तनख्वाह होती है कितना? 1,20,000 रुपए। और आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार किया है तो कैसे किया है, और उन भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट किया है, उससे कितनी संपत्ति अर्जित की है, उससे कितना सोना बनाया, चांदी बनाया, जमीन खरीदा, फ्लैट खरीदा, क्या क्या कुछ किया, कहां उन पैसों को इन्वेस्ट किया, ये पता लगाया जाता है। और तब उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो सामने आता है। देखिए, पवन कुमार के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पटना से लेकर दिल्ली और नोएडा तक स्थित जो उनकी संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि कोई संपत्ति वैध आय से खरीदी गई है तो उसका रिकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिए। आपने ये मोबाइल अगर खरीदा है तो आपको तो इसका बिल मिलता है और आपको आय का भी स्रोत दिखाना होता है कि भाई आपने कहां से पैसा लाया और कैसे ये खरीदा, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। लेकिन यदि निवेश और संपत्ति का स्रोत स्पष्ट नहीं होता है तो यह जांच का विषय बन जाता है। और यही वजह है कि ईओयू दस्तावेजों के साथ साथ वित्तीय लेन देन की पूरी श्रृंखला को खंगाल रही है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही यह स्पष्ट जानकारी सामने आएगी कि भाई आपने
कैसे कैसे गलत करके, भ्रष्टाचार करके आपने अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्जित की है और कहां कहां इन संपत्तियों को खपाया है। जी सर, तो इस तरह के जो मामले हैं इसमें क्या सिर्फ एक ही अधिकारी जिम्मेदार होता है या पूरा सिस्टम ही को ही सवालों के घेरे में घेरा जाता है? बिल्कुल रिया, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और ये जान लीजिए कि किसी भी सरकारी विभाग में लंबे समय तक बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करना केवल व्यक्तिगत स्तर का मामला नहीं रह जाता है। ये आप समझ लीजिए कि यदि जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित होते हैं तो यह भी देखा जाता है कि क्या किसी अन्य अधिकारी, ठेकेदार या प्रभावशाली व्यक्ति की भी इसमें भूमिका रही है क्या। क्योंकि देखिए इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार तो कोई अकेले कर नहीं सकता है। जाहिर सी बात है कि उसके और भी कई मातहत होंगे, उसके और भी कई साथी होंगे, और भी कई उसके राजदार होंगे जिनके साथ मिल करके आपने ये अकूत संपत्ति कमाई है। तो भवन निर्माण विभाग जैसे विभागों में बड़े बड़े निर्माण कार्य और करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चलती हैं और ऐसे में किसी भी वित्तीय अनियमितता के पीछे कई स्तरों पर मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये तय है। लेकिन जांच में तो ये सब चीजें आएंगी धीरे धीरे। हालांकि यह केवल जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है, इसलिए इस मामले में यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा रिया कि जांच केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है या उसके तार किसी और भी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब तो इस बात को तो खंगाला जाएगा ना, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। अभी तो छापेमारी चल रही है, दस्तावेज को जुटाया गया है, अब फिर उनकी जांच की जाएगी। आपके पास जो बैंक खाते हैं, आपके पास जो कोई जमीन का डीड है, या फिर जो जो चीजें आपके पास मिली हैं, अब उसको खंगाला जाएगा और उससे पता लगाया जाएगा कि भाई आपने ये संपत्तियां कहां से खरीदी, ये चीजें कहां से आपने बनाई। और फिर उसके बाद ये पूछताछ होगी कि इतने पैसे आपने लाए कहां से, और उसके बाद जांच में आएगा कि आपने अगर इतना इतना पैसे लिए तो किस किस के लिए लिए और कौन कौन आप लोगों के साथ इस अपराध में शामिल था, भ्रष्टाचार में। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जो एजेंसियां हैं वो इन सवालों का जवाब तलाश कर रही हैं और उम्मीद है कि अब वो धीरे धीरे आ ही जाएगा सामने, क्योंकि अब तो जांच तो शुरू हो चुकी है। जी सर, तो क्या लगातार हो रही छापेमारी से सरकार तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए छापेमारी और कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से एक डर और जवाबदेही का माहौल तो बनाती ही है। क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होगी तब तो और ये लोग बेलगाम हो जाएंगे, तब तो ये लोग और छूट करके भ्रष्टाचार करेंगे, आम लोगों को लूटने का काम करेंगे और सरकारी योजनाओं का ये तो बंदरबाट कर देंगे, पूरे पैसे अपने जेब में। और सरकारी योजनाएं तो ऐसे ही होंगी, पता चलेगा कि ओ एक ही साल में पुल गिर गया, पता चलेगा कि ओ एक ही साल में भवन जर्जर हो गया। तो भाई ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है। जितनी राशि निर्गत की जाती है पुल बनाने के लिए, या फिर सिर्फ पुल की बात नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, किसी भी योजना के लिए जो राशि आवंटित होती है उस राशि में आप भ्रष्टाचार कर देते हैं, उस पैसे को खा जाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, तभी तो योजनाएं नहीं टिक पाती हैं और कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठने लगते हैं। तो ये एक जो छापेमारी प्रक्रिया है ना कहीं एक ये डर बनाती है और एक जवाबदेही का माहौल भी बनाती है। और जब अधिकारियों को यह एहसास होता है कि उनकी संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों की जांच हो सकती है तो वे नियमों का पालन करने के लिए प्रति जो है वो अधिक जिम्मेवार हो जाते हैं। सीधी सी बात जान लीजिए, अगर आप बार बार कोई गलती कर रहे हैं और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्या माने जो ऊपर के मातहत अधिकारी हैं अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़े अधिकारी या विभाग नहीं दे रहा है, यानी कि जिनकी निगरानी का जिम्मा है, तब तो भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, आपको तो किसी का डर ही नहीं है। लेकिन जब छापेमारी होती है, आपके खिलाफ जब कार्रवाई होती है, तो आपको डर हो जाता है कि भाई बड़ा फूक फूक के कदम रखना है। हालांकि कार्रवाई तो अक्सर होती है, बावजूद इसके आप देख ही रही हैं कि क्या हाल है, आए दिन तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन बावजूद इसके ये अधिकारी इतने बेशर्म हैं कि इनको एकदम शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने भ्रष्टाचार तो इनका लगता है कि नस नस में समा चुका है, सीना ठोक के भ्रष्टाचार, एकदम सीना ठोक के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके नस नस में समा चुका है कि भाई हमको भ्रष्टाचार करना है, पैसे को लूट लेना है, सरकारी इतना केसेस आ रहे हैं तो भी डर नहीं है इनके अंदर। अब कहां डर है? देखिए डर तो होना चाहिए ना भाई, लगातार छापेमारी हो रही सुश्री है, केस के बाद इन लोगों को तो सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक लगातार ये भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और इन लोगों के नाम भी उजागर हो रहे हैं। बावजूद इसके इन लोगों के पास न तो कोई शर्म है न कोई लिहाज है, बस एक ही नियति बना लिया है कि लूट सको तो लूट लो, छूट सके ना कोई, यही इनका अब जो है मंत्र बन गया है। लेकिन पारदर्शिता केवल छापेमारी से नहीं आती है, ये भी बात सही है। इसके लिए विभागीय निगरानी, डिजिटल
डिजिटल रिकॉर्ड, ई टेंडरिंग, वित्तीय ऑडिट और समय समय पर संपत्ति का सत्यापन भी जरूरी है कि भाई आपके पास आय इतनी है तो संपत्ति इतनी कहां से बनाई, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और होता ही है। इसीलिए भाई देखिए सरकार भी बार बार कहती है अधिकारियों को कि भाई अपने संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, इसीलिए ना भाई कि आपने कहीं अपने आय से अधिक संपत्ति तो नहीं बनाई है, तो उस ब्यौरा में स्पष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा जाता है। यदि केवल कार्रवाई होती रहे और सिस्टम में सुधार न हो तो भ्रष्टाचार की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए कार्रवाई जरूरी है मैं कह रहा हूं। और इस तरह की कार्रवाई के साथ साथ संस्थान सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण है। संस्थान में जो संस्थागत सुधार होते हैं वो जरूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी विभाग है ना उसमें मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। अगर कोई टेंडर निकल रहा है, अगर कोई काम के लिए राशि आवंटित हो रही है तो उसका सही सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, सही समय पर पैसा निकला तो कहाँ गया, उस कोई राशि कितनी खर्च की गई, कैसे की गई, उसका हिसाब किताब तमाम जो मॉनिटरिंग है वो बेहद जरूरी होता है। और तभी पता चल सकता है कि भाई ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग कैसे खेल कर रहे हैं। जी सर, तो इस मामले में और आगे क्या-क्या हो सकता है और जनता की जो उम्मीदें हैं वो क्या हो सकती है इस पे? देखिए फिलहाल तो ईओयू की टीमें दस्तावेजों और संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही हैं। छापेमारी पूरी होने के बाद बरामद रिकॉर्ड या जो भी चीजें मिलेंगी उसके आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और देखा जाएगा कि इन्होंने कैसे कैसे भ्रष्टाचार करके या कुछ संपत्ति हासिल की है। यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति के आरोप अगर पाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर इनके खिलाफ तो कार्रवाई होना तय है, ये बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब कोई भी एजेंसी कार्रवाई शुरू करती है तो समय भले लगता है, लेकिन उनके पूरे कुंडली को खंगाला जाता है। और अब इनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है पवन कुमार की, और अब धीरे धीरे इनका पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा इतिहास इनका निकल करके सामने आ जाएगा। और अब ये बचने वाले नहीं है। एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया है और कई ठिकानों पर छापेमारी चल ही रही है, आप देख ही रही है। तो अब हाँ, अब बचना बड़ा मुश्किल है। भ्रष्टाचार वालों, रख लो जेब में जितना रखना है, सरकार की नजर अब तुम पर है भाई। जिस दिन नजर पड़ेगी उस दिन तो आप गए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।